दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करूंगा इस वक्त की सबसे बड़ी आशंका पर कि क्या इस ट्रेड डील के चलते हुए अमेरिकी दबाव या अमेरिका के प्रभाव के कारण भारत के अंदर मोदी सरकार गिर सकती है। ऐसा आखिर आशंका क्यों हो रही है, इस बारे में चर्चा करूंगा। क्योंकि फिलहाल ट्रेड डील को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में जिस तरीके की टकराव की बात सामने आ रही है, ऐसा लगता है कि सारी लड़ाई ट्रेड डील को लेकर ही नहीं है, लड़ाई इससे आएगी आगे की है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये भारत और अमेरिका के बीच में लड़ाई उस दिन शुरू हो गई जिस दिन भारत ने पाकिस्तान के किराना हिल्स में उन सुरंगों के दरवाजे पर ब्रह्मोस मिसाइल गिरा दी जिसके अंदर ये कहा जाता है अमेरिका के परमाणु हथियार रखे हुए हैं। और जिस रात को भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस का परमाणु कमांड सेंटर को उड़ा दिया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उस वक्त वहाँ पर बहुत सारे अमेरिकी अधिकारी और पाकिस्तान के अधिकारी कार्यरत थे जो मारे गए, जिसके मरने के बारे में ना आज तक भारत ने दावा किया है, ना पाकिस्तान ने इस बारे में कोई पुष्टि करी है और ना ही अमेरिका ने कुछ कहा है। फिलहाल इसके अलावा भी कुछ ऐसी खबरें हैं कि दो मौके ऐसे आए थे जब भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील लगभग फाइनल हो गई थी, लेकिन अमेरिका का मकसद ट्रेड डील करना था ही नहीं। और जब सब कुछ फाइनल हो गया तब अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने 3-4 नई मांगों को जोड़कर उस ट्रेड डील को होने पर सवाल या निशान लगा दिया। यही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि एक बार जब ट्रेड डील फाइनल हो गई तो अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें एक ऐसी डिमांड शामिल कर दी जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार करने थे भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ साफ इनकार कर दिया और उससे यह लगा कि अमेरिका वास्तव में ट्रेड डील करना ही नहीं चाहता, उसके इरादे कुछ और हैं। और इसके अलावा अभी आपने भारत के उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का प्रकरण भी देखा होगा। आज तक ये बात स्पष्ट नहीं है कि वो इस्तीफा क्यों हुआ, आखिर किन परिस्थितियों में धनखड़ जी को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अब जिस तरीके की कुछ खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं, वो नई नई आशंकाओं को जन्म दे रही हैं। कहा यह जा रहा है कि धनखड़ जी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जो तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख भी हैं और जिनके पास वर्तमान लोकसभा में 16 सांसद भी हैं, उनका मन टटोला था। और कहा तो यह भी जा रहा कि धनखड़ जी ने उनसे सीधे सीधे मोदी सरकार से इस्तीफा समर्थन वापस लेने को कहा था। हालांकि ये सारी खबरें पुष्ट नहीं है, ये अटकलें हैं फिलहाल राजनीतिक कयासबाजियों की और सोशल मीडिया की। फिर उसके बाद अब से लगभग 48 घंटे पहले जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस डील पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर
भारत के किसानों, भारत के पशुपालकों और भारत के मछुआरों के हितों को दांव पे नहीं लगाऊंगा। उनके हितों की हर हालत में सुरक्षा करूंगा, भले ही मुझे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। क्या मोदी जी को भी इस बात की आशंका है, या मोदी जी को भी इस बात की जानकारी है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जैसा आक्रामक रुख अख्तियार किया और 9-10 मई की रात को मात्र 25 मिनट के अपने तूफानी आक्रमण में न केवल पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, बल्कि अमेरिका को भी स्पष्ट चेतावनी दे दी कि तुम चाहे पाकिस्तान में अपने परमाणु हथियार छुपा के रखो, चाहे तुम पाकिस्तान की सरकारों को और पाकिस्तान के सेना के जनरलों को कितना भी गले लगा लो, लेकिन यदि बात भारत के स्वाभिमान पर आएगी, भारत के अस्तित्व पर आएगी, तो भारत की सेनाएं सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में जो अमेरिका के हित सुरक्षित हैं, उन पर भी आक्रमण करने से भारत चूकेगा नहीं। फिलहाल एक सवाल यह है कि क्या आपको भी यह लगता है कि कोई विदेशी सरकार, कोई विदेशी ताकत भारत की सरकार को गिरा सकती है? हो सकता है आम आदमी को ये सब बातें कयासबाजी लगती हो, लेकिन जिन्होंने राजनीति को बहुत गहराइयों से देखा है, उनको यह अच्छी तरीके से पता होगा, हर देश में एक डीप स्टेट होता है, हर देश में कुछ ऐसी राजनीतिक शक्तियां होती हैं जो लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बैठी हुई होती हैं या उनको बैठा दिया जाता है, जो अपने विदेशी आकाओं के इशारे पर अपने देश की राजनीति में हलचल पैदा कर देती हैं और सरकारों को गिराने का भी काम करती हैं। ऐसे लोगों को अक्सर कहा जाता है ड्राइवन बाय फॉरेन फोर्सेस। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। भारत में तो एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बन गया है, बन चुका है, जिसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा जाता था कि यह व्यक्ति ड्राइवन बाय मॉस्को है, और जिसके बारे में यह भी कहा जाता था कि वो व्यक्ति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का बेहद नजदीकी था। भारत में एक व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर भी ऐसा पहुंच चुका है जिसके बारे में आशंकाएं बहुत हैं। कहा जाता है उसने अपने पद पर रहते हुए पाकिस्तान और ईरान को भारत के महत्वपूर्ण जासूसों के ठिकानों का और उनका असली नामों का पता बताया और भारत की खुफिया एजेंसियों के जासूसों को मरवा दिया। और यही नहीं, अनेक ऐसे उदाहरण हैं जब सरकारें गिराई गईं और जब सरकारें बनाई गईं। जब जनता पार्टी की सरकार गिरी, जब चौधरी चरण सिंह जी की सरकार बनी और गिरी, जब एक जमाने का युवा तुर्क चंद्रशेखर जी की सरकार गिरी और बनी, जब इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में सरकार बनी और गिरी, और देवगौड़ा जी के नेतृत्व में सरकार बनी और गिरी, ये सारी सरकारें विदेशी ताकतों के प्रभाव में बनी और विदेशी ताकतों के इशारों से ही गिरी। दरअसल कई देशों की शक्तियां आपस में संघर्षरत रहती हैं कि यदि अभी इसकी सरकार बन गई
हमें इसकी सरकार को गिराना है, और अब इसकी सरकार गिर गई तो ये शक्ति सोचती है कि इसकी सरकार को गिराना है। मैं नाम नहीं लेना चाहता इस वीडियो में, लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो एक दूसरे व्यक्ति ने सीधे सीधे ये कहा कि यह व्यक्ति CIA का एजेंट है, और CIA ने ही भारत के अंदर रूस के तंत्र को कमजोर करने के लिए इस व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बनवाया है। उस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए तुरंत पलटवार किया कि सच तो यह है, मैं भारत के हितों को बचाने के लिए भारत का प्रधानमंत्री बना हूं, और जो मुझ पर CIA का एजेंट होने का दावा कर रहे हैं, मेरे पास पुख्ता सबूत हैं कि यह व्यक्ति CIA के एजेंट है। और मैं आपको बता दूं कि वो दूसरा व्यक्ति भी भारत का प्रधानमंत्री बना। इसके अलावा भारत की संसद में एक ऐसे नेता भी रहे हैं जो कई बार एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और जिन्होंने जब ये दौर चल रहा था जनता पार्टी, अटल जी, चंद्रशेखर, VP सिंह, देवगौड़ा जी, इंद्र कुमार गुजराल जी, उस दौर में सरकारों को गिराने में और सरकारों को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था। कहा यह जाता है कि वो नेताजी भी ब्रिटेन और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के इशारे पर काम करते थे, और फिलहाल भी भारत की राजनीति में एक ऐसा बहुत चर्चित चेहरा है जिसका नाम नहीं ले सकता, जिसके बारे में बहुत लोग सोचते हैं कि यह कभी सोनिया जी के बहुत खिलाफ हो जाते हैं, मोदी जी की बहुत प्रशंसा करते हैं, और कभी मोदी जी की बहुत बुराइयां करते हैं, और मोदी जी पर तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। कुछ लोग उनको अनगाइडेड मिसाइल भी कहते हैं। कहा यह भी जाता है कि यह भी आज तक एक बार के अलावा, और वो भी संक्षिप्त कार्यकाल के अलावा, किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं बैठ सके, लेकिन उन्होंने सरकारों को गिराने में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया, और ख़ास तौर से अटल जी की सरकार को गिराने में उनका बहुत बड़ा रोल था। और कहते यह हैं कि जब मोदी जी की सरकार बनी, वो मोदी जी के नज़दीक थे, लेकिन मोदी जी ने उन सहित 1, 2, 3, 4 लोगों को जो भाजपा के बहुत नज़दीक थे, भाजपा के स्तंभ रह चुके थे, और जिन्होंने जब आडवाणी और मोदी जी को लेकर संघर्ष चल रहा था, नेता कौन मरेगा, तो उन्होंने मोदी जी का पक्ष लिया था, लेकिन उन चारों ही लोगों को नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में शामिल नहीं किया था, और वो इसीलिए मोदी जी के बहुत खिलाफ हुए थे। कहा यह जाता है कि मोदी जी ने उन चारों को अपनी सरकार में इसीलिए शामिल नहीं किया था क्योंकि वो ड्राइवन बाय फॉरेन फोर्सेस थे, और इसीलिए विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष, राम मंदिर आंदोलन के बहुत बड़े नेता अशोक सिंघल साहब ने कहा था जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी 2014 में, ये पहली सरकार है जो पूरी तरीके से भारतीय है, पूरी तरह से भारत के लोगों की सरकार है। उस वक्त आशा, इससे पहले अटल जी की भी सरकार आ चुकी थी, लेकिन उनका आशय यही था कि मोदी जी की सरकार में कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं किया गया है जिसके बारे में कहा जा सके कि ये ड्राइवन बाय फॉरेन फोर्सेज है। तो इसलिए मैं आपको ये सब मैंने आपको कहानी इसलिए बताई कि आप ये मत सोच लेना कि अमेरिका सरकार को गिरा नहीं सकता या अमेरिका सरकार को बना नहीं सकता।
और ऐसा नहीं है कि अमेरिका ही ऐसा काम कर सकता हो। भारत में चीन का भी हस्तक्षेप जग जाहिर है। चीन का समर्थन एक राजनीतिक दल को बहुत खुले तौर पर रहा है, हालांकि वो राजनीतिक संबंध उसका कनिष्ठ रहा है। इसी तरीके से रूस का भी अपने इंटरेस्ट है भारत में, और वो भी समय समय पर भारत की राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करता है। जब भारत और अमेरिका के बीच में परमाणु संधि हो रही थी, मैं आपको तब भी ये बता दूं कि उस वक्त मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार गिरने की आशंकाएं थी। अमेरिका का दबाव था कि परमाणु संधि होनी चाहिए भारत और अमेरिका के बीच में। मनमोहन सिंह भी चाहते थे कि भारत और अमेरिका के बीच में परमाणु डील हो जाए, लेकिन उन्होंने आशंका व्यक्त करी थी कि यदि मैं संधि पर हस्ताक्षर कर दूंगा तो यह सरकार गिर जाएगी, और तभी भारत से एक राजनीतिक शख्सियत अमेरिका जाती है और वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति से, बड़े बड़े हस्तियों से मुलाकात उनकी होती है। और जब भारत के एक बड़े राजनीतिक से पत्रकार पूछते हैं कि यदि मनमोहन सिंह परमाणु संधि पर अमेरिका के साथ हस्ताक्षर कर देते हैं तब आपकी पार्टी का रोल क्या होगा, तब उन्होंने उस नेता का नाम लेकर कहा था उन्हें अमेरिका से वापस होने दो। यह भी कुछ और नहीं था, एक खेल था। वो वापस आए और उन्होंने दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरते ही भारत और अमेरिका के बीच में परमाणु संधि के पक्ष में बहुत सारी दलीलें दी और कहा कि यह परमाणु संधि भारत के हित में है। और उनका ये कहते ही एक बड़ा राजनीतिक दल मनमोहन सिंह सरकार के समर्थन में आ गया और डील भी हो गई और सरकार बच भी गई। और उसके बाद एक कैश कांड भी हुआ। तब कुछ ताकतों का यह प्रयास था कि मनमोहन सिंह सरकार गिर जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस वक्त विदेशी ताकतों ने भारत के एक बहुत बड़े न्यूज चैनल के न्यूज एडिटर को खरीद लिया था। उसके पास एक स्टिंग ऑपरेशन था जिसमें स्पष्ट रूप से कैश कांड पूरी तरीके से बेनकाब हो रहा था। लेकिन जैसे ही विदेशी ताकतों को यह पता लगा कि इस न्यूज चैनल के संवाददाता के पास ऐसा स्टिंग ऑपरेशन है जिससे मनमोहन सिंह की सरकार गिर सकती है, उस एडिटर को अरेंज कर लिया गया और उस एडिटर ने उस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को अपने व्यक्तिगत रूप से कब्जे में ले लिया और वो स्टिंग ऑपरेशन आउट हो ना सका। तो मेरा सिर्फ इससे ये सब बातें बताने का आपको मकसद यह है कि सरकार गिर भी सकती है। और फिलहाल जिस तरीके से धनखड़ प्रकरण हुआ है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि धनखड़ जी ने चंद्रबाबू नायडू से बातचीत की, हालांकि कोई पुष्ट बात नहीं है, ये सिर्फ मैं कयासबाजियों की बात कर रहा हूँ, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ धनखड़ जी के ऊपर। तो जिस तरीके से उन्होंने ये हुआ और जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुझे मालूम है मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है पशुपालकों, किसानों और मछुआरों के हितों को बचाने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आशंका है कि यदि मैं अमेरिका की शर्तों पर अमेरिका के साथ डील नहीं करता हूं तो अमेरिका मेरी सरकार को गिराने का प्रयास कर सकता है। आखिर ये सरकार क्यों गिर सकती है? क्या ऐसा कोई गणितीय खेल भी है? वो भी इस बारे में बात करूंगा। और आप खास तौर से देखें, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किसानों, भारत के मछुआरों
और भारत के पशुपालकों के हितों को बचाने के लिए कभी अपने दोस्त रहे डोनाल्ड ट्रंप के सामने सीना तान के खड़े कि दोस्ती एक जगह होगी, कभी संबंध रहे होंगे तुमसे, रहे होंगे, लेकिन जब भारत के किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों की बात आएगी तो मैं समझौता नहीं करूंगा। मेरे लिए पहला मेरा देश, पहले मेरे देश के किसान, पहले पशुपालक, पहले मछुआरे। तब उन्हें भी, लेकिन तब भी भारत में कांग्रेस पार्टी का रुख फिलहाल पूरी तरीके से अमेरिका के समर्थन में साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अमेरिका के हाथों में खेल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी या एनडी गठबंधन के पास मात्र 237 सीटें हैं, तो सरकार कैसे करेगी? इंडी गठबंधन ने 293 सीटें जीती हैं। एनडीए ने 293 सीटें जीती हैं। इंडी गठबंधन ने सीटें जीती हैं 234 उनको 3 सदस्यों का और समर्थन मिला, यानी कि उनके पास 237 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। इसका मतलब है कि इंडी गठबंधन और एनडीए के बीच में 56 सदस्यों का फासला है और बहुमत के लिए लोकसभा में 272 सांसदों के समर्थन का होना जरूरी है। तो क्या कोई ताकतें ऐसी हैं जो सरकार को गिरा भी सकती हैं, समर्थन वापस ले सकती हैं? मैं अब विदेशी प्रभाव की बात को अलग रख रहा हूं, वो तो जो कुछ होता है पर्दे के पीछे होता है। लेकिन इन कुछ नेताओं का रिकॉर्ड ऐसा है कि ये सरकार गिराने और बनाने के खेलों में हमेशा शामिल रहे हैं। और फिलहाल ऐसे 2 नेता एनडीए गठबंधन में है। हालांकि वो आज भी बिल्कुल साफ कहते हैं कि हम पूरी ताकत से, पूरी क्षमता के साथ नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए। लेकिन राजनीति में आपने नगर और गांव से लेकर भारत की राजधानी तक ऐसे खेल न जाने कितनी बार देखे होंगे, जब सुबह की बैठ टिपते हुए नेता कहता है कि मैं इसके साथ खड़ा हूं और वो ही नाश्ता करते हुए कहता है कि नहीं, अब मैं इसके साथ बैठा हूं। और जब दोपहर का लंच करता है तो कहता है नहीं, उसको भी छोड़ दिया, अब मैं इसके साथ बैठा हूं। दल बदल का भारत में लंबा इतिहास है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में 13 सांसद ऐसे हैं जिनका फिलहाल समर्थन ना इंडी गठबंधन को है और ना एनडीए गठबंधन को है। ये हर मौके पर अचानक बताते हैं कि हम किस मतलब किसके साथ हैं। कहा यह जाता है कि ये 13 सांसद स्वभाव से मोदी विरोधी हैं और ये 13 सांसद कुछ भी फैसला कर सकते हैं। और राजनीति में ऐसी ढुलमुल ताकतें ही कभी अपने दोस्तों के इशारे पर, वो चाहे देशी हो चाहे विदेशी, कुछ अनचाहे फैसले कर लेते हैं। फिलहाल चूंकि 13 सांसद स्वभाव से भाजपा विरोधी हैं, यदि मैं ये मान लूं कि फिलहाल, अब मैं विदेशी ताकतों की बात नहीं करूंगा, मान लो फिलहाल वो ये चाहते हैं कि मोदी सरकार गिर जाए, किसी भी कारण से चाहते हो, तो वो इंडी गठबंधन को समर्थन दे देते हैं, तो मोदी सरकार के विरोधियों का आंकड़ा हो जाता है 250, 237 प्लस 13 इक्वल टू 250। यानी कि मोदी सरकार को गिराने के लिए बस 22 सांसदों की जरूरत और होगी। और जबकि इस मोदी सरकार के पास मात्र बहुमत से 21 सांसद ज्यादा हैं। खास बात यह है
कि मोदी सरकार के इन 293 सांसदों में 28 सांसद बस उन दो नेताओं के कब्जे में हैं, उन नेताओं के पार्टियों के टिकट पर चुने गए हैं जिनका दल बदल का पुराना इतिहास है। आपने अभी देखा होगा बिहार के अंदर, जैसे ही नीतीश कुमार को लगा कि भाजपा शायद मुझे मुख्यमंत्री का पद पर स्वीकार नहीं करेगी लंबे समय तक, और अचानक उनसे लालू जी ने कह दिया कि हम आपको प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो वो जिस लालू को जंगल राज कह के कोसते थे, उस लालू यादव की गोदी में जाके बैठ गए और भाजपा से अलग हो गए। लेकिन जब उनको वहां भी ये पता लगा कि लालू यादव ने मेरे साथ धोखा कर दिया, ना वो मुझे बिहार का मुख्यमंत्री पद पर रहने देंगे और ना लालू यादव और राहुल गांधी मुझे भारत के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठने देंगे, तो वो फिर पलटी खाकर भाजपा की गोदी में आके बैठ गए। 12 सांसद हैं उनके पास, नाम है नीतीश कुमार, पार्टी का नाम है जनता दल यू, और प्रभाव क्षेत्र है उनका बिहार। ऐसे ही एक और सांसद, एक और नेता है चंद्रबाबू नायडू, कभी एनडीए के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन बाद में इनको भी ये लगा 2019 से पहले कि क्यों ना तुम ही प्रधानमंत्री बन जाओ, और इन्हें तत्कालीन यूपीए के लोगों ने कहा कि आप एनडीए तोड़ दो, हम आपको प्रधानमंत्री के पद पर स्वीकार कर लेंगे। वो तमाम विपक्षी नेताओं के घर घर गए और इतने सारे शॉल ओढ़ लिए उन्होंने, विपक्षी नेताओं ने उनको शॉल पहना दिए कि वो चाहते तो अपना एक शॉल का शोरूम भी खोल सकते थे और अलग हो गए इंडिया गठबंधन एनडीए से। लेकिन शुक्र था कि 2019 में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल गया और वो सरकार को गिरा सके। 2024 में वो राजनीतिक जब धरातल में चले गए थे, फिर से उन्होंने अमित शाह से संपर्क साधा और वो एनडीए के साथ आ गए। आज की तारीख में वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके पास 16 सांसद हैं, 12 नीतीश कुमार के पास और 16 चंद्रबाबू नायडू के पास है। 16 और 12 28। और इन दोनों के बारे में मैं हूं या आप हो, दोनों इस बात पर शायद एग्री होंगे कि हाँ ये ऐसे व्यक्ति हैं कि ये किसी सिद्धांत से बंधे हुए नहीं हो सकता है किसी के दबाव में, हो सकता है किसी के प्रभाव में, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी हो सकता है किसी लालच में, हो सकता है किसी स्वार्थ के खातिर सरकार को गिरा भी दे। और यदि ये नीतीश कुमार अपने 12 सांसदों के साथ और चंद्रबाबू नायडू अपने 16 सांसदों के साथ, यानी कि अपने 28 सांसदों के साथ एनडीए से समर्थन वापस ले लेते हैं, तो 28 प्लस 13 प्लस 237 ये संख्या हो जाती है 278, 278 सांसद, यानी कि लोकसभा में स्पष्ट बहुमत। और मैं फिर आपसे एक बात कहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि 28 सांसद अमेरिका के प्रभाव में, या नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू अमेरिका के प्रभाव में, लेकिन एक बात जरूर कह रहा हूं, अमेरिका में इतनी ताकत है, अमेरिकी पैसे में, अमेरिकी डीप स्टेट में, उसके भारत में ऐसे संबंध हैं कि वो भारत में 30, 40, 50 सांसदों को अरेंज कर सकते हैं। 30, 40, 50 सांसदों को इधर से उठाकर इधर बैठा सकते हैं और इधर से उठाकर इधर भी बैठा सकते हैं। आपने भी अमेरिका पाकिस्तान में देखा भी होगा
जब उनको लगा कि इमरान खान हमारे काम के नहीं है, उन्होंने इमरान खान की तरफ से कुछ सांसदों को उठाया और दूसरे पाले में रख दिया और इमरान खान की सरकार गिर गई। ऐसा वो भारत में भी कर सकते हैं, ये कोई अजूबा नहीं है। मैं बिल्कुल भी फिर ये कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 13 सांसद या चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार अमेरिका के प्रभाव में फैसला करेंगे, लेकिन मैं जरूर कह रहा हूँ ये कच्ची कड़ियाँ हैं, इनका रिकॉर्ड है कि इन्होंने सरकारें गिराई हैं, इन्होंने सरकारें बनाई हैं बिना किसी सिद्धांत के, बस सत्ता के लिए, बस स्वार्थ के लिए, बस संबंधों के लिए। इसलिए दोस्तों खतरा तो है, और मुझे लगता है कि मोदी जी का बयान ये स्पष्ट इशारा कर रहा है, खतरा तो है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो अमेरिका के विरोधी ताकतें भारत पर सक्रिय होंगी वो ये प्रयास ना करें कि अब भारत में मोदी सरकार ना गिरे और एक अमेरिकी समर्थक सरकार ना बैठे, लेकिन वो कितनी सक्षम है और कितनी सक्षम नहीं है ये बात की बात है। फिलहाल मेरा मानना है वो ताकतें बहुत मजबूत नहीं हैं। तो देखते हैं कि क्या ये आशंकाएं सही साबित होती हैं कि अब अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैरोलिना हिल्स पर गिरी ब्रह्मोस मिसाइलों के बाद, नूर खान एयरबेस पर भारत की सेना के अचूक हमले के बाद, जब उसके अपने भी बहुत सारे परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग जो उस वक्त नूर खान एयरबेस के परमाणु कमांड सेंटर में काम कर रहे थे वो मारे गए। क्या अब अमेरिका भारत में ट्रेड डील की आड़ में मोदी सरकार को गिरा कर ही मानेगा? जो लोग कहते हैं कि मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोस्त थे, उनसे कहना चाहता हूं कि चाहे राजनीति हो और चाहे आम जीवन हो, दोस्तियां बनती हैं और दोस्तियां बिगड़ती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने भी निजी जीवन में देखते होंगे कि कोई व्यक्ति आज तक आपका दोस्त है, कल को आपका दुश्मन हो जाता है। इसलिए इन आरोप प्रत्यारोपों में जानने कोई फायदा नहीं है। जो लोग कहते हैं कि मोदी ने उस वक्त या मोदी के समर्थक लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए हवन करे, डोनाल्ड ट्रंप के लिए दुआ करे, उनसे भी कहना चाहता हूँ बिडेन भी भारत के खिलाफ था, बिडेन भी मोदी सरकार के खिलाफ था, और उस वक्त पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से ये लगता था कि ट्रंप भारत के लिए बिडेन से बेहतर होंगे। इसलिए उस वक्त भारत के लोगों ने जो कुछ करा, चाहे वो ट्रंप के लिए हवन करे, चाहे ट्रंप के लिए दुआ मांगी, चाहे अपने अमेरिकी संबंधों से कहा कि आप ट्रंप को वोट दो, वो सही फैसला था। और यदि आज ये सब ट्रंप के खिलाफ खड़े हैं और मोदी के साथ खड़े हैं तो ये भी सही फैसला है। फिलहाल दोस्तों इस आशंका को हल्के में मत लेना, खतरा भारी है। देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस हद तक जाते हैं। फिलहाल दुश्मनी बड़ी है, ये साफ दिखाई दे रही है। बात सिर्फ ट्रेड डील तक नहीं है भारत और अमेरिका के बीच में, इस समय मोदी और ट्रंप के बीच में व्यक्तिगत तल्खी है। दोनों किसी भी कीमत पर डोनाल्ड ट्रंप मोदी को नीचा दिखाना चाहते हैं और किसी भी कीमत पर डोनाल्ड ट्रंप भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं। और ऐसा करने के लिए यदि उनके पास कोई ऐसा मौका आया कि वो मोदी सरकार को गिरा सकते हैं तो वो गिराने से पीछे नहीं हटेंगे। देखते हैं आगे चलकर मोदी सरकार गिरती है या बचती है, अमेरिका अपने उद्देश्यों में सफल होता है या विफल होता है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार या 13 सांसद या किसी और का कोई जमीर जाग जाए, कोई उनका स्वप्न आ जाए तो खतरा खड़ा हो जाए। और खतरा भाजपा के अंदर भी है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री हैं जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जो अक्सर मोदी सरकार पर तंज कसते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नजदीक भी हैं। तो इशारे शक उनकी ओर भी जाता है कि क्या वो
मोदी सरकार के खिलाफ जा सकते हैं। फिलहाल आज की चर्चा यहीं तक, देखते हैं ये खेल कहाँ तक जाता है और कहाँ तक नहीं जाता है। देखते रहिए चर्चा का विषय। बस चलते चलते रोजाना की तरह आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।